आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल लर्न डेली 6 पर स्वागत है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो उसी क्रम में आज हम आप लोगों के लिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो क्लास 5th के ईवीएस पर आधारित है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट के साथ साथ केवीएस तथा अन्य टीचिंग एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीईआरटी का रोल सारे ही एग्जामों में है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, दस्त के रोगियों को चिकित्सा परामर्श देते हैं, चिकित्सा नहीं चिकित्सक होगा यहाँ पर, सॉरी, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वह अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो उसको पिएं। डॉक्टर जो मतलब जिनको दस्त या उल्टी होता है उनको बोलता है कि पानी उबाल करके, पानी गर्म करके उसमें हल्का सा चीनी नमक डाल करके पिएं। तो ऐसा वो क्यों बोलते हैं? पहला ऑप्शन है केवल चीनी वाला पानी जो होता है वो आंत नहीं सोख सकता, या चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। तो इसमें से सही विकल्प बताना है। तो सही विकल्प क्या हो सकता है? ए, बी व सी तीनों ही होगा, या केवल बी होगा, या केवल सी होगा, या केवल बी और सी होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा पहला वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकता है, चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है, ये भी सही है। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है, ये भी सही है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ही ऑप्शन सही होगा, ए, बी और सी तीनों ही। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन के रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकते हैं। इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं? पहला है कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें, बिल्कुल सही है। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लार्वा को खा ले। मच्छरों का लार्वा मतलब जो मच्छर अंडा देते हैं उसे ही लार्वा बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लार्वा ही नहीं रहेगा तो मच्छर होंगे नहीं। फिर मच्छरदानी का प्रयोग करें, ये तो उसके प्रजनन के लिए कोई रोकथाम नहीं है, मच्छरदानी लगाने से थोड़ी ना मच्छर का प्रजनन नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। और फिर क्या है, यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया है, यहाँ इकट्ठा हो गया है तो वहां मिट्टी के तेल का छिड़काव करें, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा नहीं रोकता है मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए? कौन सा जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन सी जिम्मेदार नहीं है। मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छरदानी के प्रयोग करने से मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम नहीं की जा सकती है, तो ये ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे बंद करने की तिथि दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन इसमें क्या है? पहला ऑप्शन है प्रत्येक पदार्थ की अपनी सेल्फ आयु होती है, बिल्कुल सही है। भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे, ये भी एकदम सही है। हमें उन भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ हो समय समाप्त हो चुका, ये भी बिल्कुल सही है। हमें एक्सपायरी वाले सामान ही नहीं यूज करने चाहिए, ये भी सही है। और भोज्य पदार्थों की पैकिंग में परिरक्षकों का कि जिससे वो ज्यादा मतलब खराब ना हो, इससे उसमें कुछ परिरक्षक का उपयोग किया जाता है, ये भी सही होता है। हर पदार्थ की अपनी एज मतलब उम्र होती, कुछ निश्चित समय होता है जिसमें के अंदर ही उसको यूज करना चाहिए, सेल्फ आयु होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जब वो खराब हो जाएगा तो उसमें रोगाणु उत्पन्न हो ही जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ए और बी, बी और सी, बी सी और डी, ए बी सी और सी डी, बिल्कुल चारों ही ऑप्शन इसमें सही है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। कौन सा? तीसरे क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही है हम लोग का। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। कि हमें पके हुए भोजन को खुला हुआ नहीं रखना चाहिए या फ्रिज में लंबी अवधि के लिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए क्या जिम्मेदार होता है? ज्यादा समय तक रखेंगे तो खराब हो जाएगा भोजन, उसके लिए जिम्मेदार क्या है? कीट या जीवाणु या फफूंद या विषाणु? तो कौन सा जिम्मेदार होता है इसके लिए? जीवाणु, बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है भोजन को खराब करने के लिए, बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, जीवाणु। तो चौथे का ऑप्शन बी सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश
गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहेंगे? कि लोग अपने घरों को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? तबादला कहेंगे, स्थानांतरण द्वारा अंदर आना कहेंगे, या स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना कहेंगे, या विस्थापन कहेंगे। तो उसे क्या कहते हैं कि जब लोग अपने घरों को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं तो उसे विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन। तबादला नहीं बोलेंगे, स्थानांतरण द्वारा अंदर आना नहीं बोलेंगे, स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे विस्थापन। तो पांचवे का ऑप्शन डी सही है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए कई आंदोलनों को समर्थन मिला। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1970 में निर्णायक भूमिका निभाई थी। वंदना शिवा हैं, सुंदरलाल बहुगुणा हैं, या मेधा पाटेकर हैं, या बाबा आमटे हैं? तो इसमें से कौन है? इसमें से सुंदरलाल बहुगुणा हैं। चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका किसने निभाई थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने निभाई थी। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भावी पीढ़ी सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हम सभी जानते हैं। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है प्राथमिक सामाजिकरण का, द्वितीयक सामाजिकरण का, प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिकरण का, या तृतीयक सामाजिकरण का। तो कौन सा भावी पीढ़ी सामाजिकरण के लिए परिवार कौन सा माध्यम है? परिवार प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम होता है। पहले परिवार ही होता है जो हमारे समाज का निर्माण करता है। परिवार ही हमारा पहला समाज होता है, जहां से बच्चे समाज उनके अंदर सामाजिक भावना का उदय होता है। तो वो पहला परिवार ही है, इसलिए इसे प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम जो है परिवार को कहा गया है। फिर अगला देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी कहां से होकर बहती है? असम और मिजोरम से, मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश और असम से, त्रिपुरा और मणिपुर से। तो कहां से ब्रह्मपुत्र नदी होकर के बहती है? बहती है वो अरुणाचल प्रदेश और असम से। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, जहां पे इसे जो है सांगपो कहते हैं, और फिर असम में बहती है। और असम में ही सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन कौन सा है? छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भूमि जल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? ये क्लास 5th के एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। तो उसमें था, ये हमने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया हुआ था, क्लास 5th का एनसीईआरटी जब हम आप लोग को पढ़ाए थे। तो इसमें क्वेश्चन था, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भूमि जल को पुनः आवेशित किया जाता है, किस राज्य में ऐसा होता था? मध्य प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में, बिहार में? तो किस राज्य में था? राजस्थान में था। वहां पर झील तालाब बने हुए थे जब वर्षा, क्योंकि वर्षा वहां बहुत ही कम होती है, और जब वर्षा होती थी तो वो पानी जो है इकट्ठा हो जाते थे। छतों को लोग ढलानदार बनाते जिससे वर्षा का पानी को इकट्ठा कर सकें। हर घर के सामने सोख्ता बना हुआ होता है। इस तरह से राजस्थान में पानी को इकट्ठा किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चेराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते हैं। इस तरह से देखें, जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और नाचते हैं। कहां पर चेराव नृत्य किया जाता है? ये देखिए, बांस की डंडियां हैं, इसमें आमने सामने लोग बैठे होते हैं, और फिर जब ढोल बजता है तो लोग बांस अंदर और बाहर पैर रखते हैं। इस तरह से होता है। कौन सा नृत्य होता है? ये चेराव नृत्य बोला जाता है इसको। चेराव नृत्य ये कहां पर किया जाता है? चेराव नृत्य कहां का प्रसिद्ध है या कहां पर होता है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है असम, चौथा है उड़ीसा। तो कहां पर किया जाता है चेराव नृत्य? चेराव नृत्य होता है मिजोरम में। ठीक है, कहां पर होता है? मिजोरम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? डॉलर, दिरहम, रुपए, टका? तो कौन सी? डॉलर तो अमेरिका की मुद्रा है, दिरहम ही अबू धाबी की मुद्रा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। रुपए तो भारत, टका बांग्लादेश की मुद्रा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी, दिरहम। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? सामाजिक कीट कौन सा नहीं है, ये देखते हैं। पहला है भृंग, दूसरा है दीमक, ऑप्शन सी चींटियां, ऑप्शन डी मधुमक्खी। तो दीमक, चींटियां और मधुमक्खी ये तीनों ही समूह में रहती हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये तीनों तो नहीं हो सकती, ये तीनों ही समूह में रहती है, सामाजिक कीट है। लेकिन जो भृंग होता है वो जो होता है वो समूह में नहीं रहता, वो सामाजिक कीट नहीं है, जिसे भृंग या बेटल बोलते हैं। तो सामाजिक कीट नहीं है, वो भृंग है, इसे क्या बोलते हैं? बेटल। उसके बाद फिर क्या है? अगला क्वेश्चन है,
किसके सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि किसके सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? परिवार से, खेल और परिवार से, परिवार समाज और खेल से, प्रतियोगिताएं आयोजित करके। तो परिवार से भी सहयोग भावना हम लोग सीखते हैं, खेल और परिवार से भी, परिवार समाज और खेल, ये ही ऑप्शन सही होगा क्योंकि तीनों से हमारे अंदर सहयोग की भावना आती है, परिवार से भी आती है, समाज से भी आती है और खेल से भी आती है। तो 13 का ऑप्शन सी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? पेट में होता है, बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, मुंह में होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन छोटी आंत में ही होता है, कंप्लीट हो जाता है। स्टार्टिंग तो भोजन के पाचन की मुंह से ही शुरुआत हो जाती है, लेकिन इन सब का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन सी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका रक्त लाल नहीं होता है? लाल नहीं होता है रक्त, तिलचट्टे का, केकड़े का, या दोनों का, या इनमें से किसी का नहीं। तो इसमें से इन दोनों का ही रक्त लाल नहीं होता है। तिलचट्टे का ब्लड का कलर जो होता है वो सफेद होता है, व्हाइट होता है, और केकड़ा जो होता है उसके ब्लड का कलर जो होता है वो नीला होता है। तिलचट्टे का कैसा होता है? सफेद होता है, और केकड़े का नीला होता है ब्लड का कलर। ठीक, उसके बाद फिर देखते हैं इस तरह से किसका रक्त का रंग लाल नहीं होता है? तिलचट्टा और केकड़ा दोनों का ही नहीं होता। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? किस पेड़ की छाल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है? बरगद के पेड़ की, खेजड़ी के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, या डेजर्ट ओक? ये यहाँ पे ओक होगा, डेजर्ट ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो किसकी पेड़ के छाल का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो है खेजड़ी के वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि खेजड़ी के वृक्ष के हर पार्ट का ही यूज होता है, उसके छाल से औषधि बनती है, उसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है, उसकी लकड़ियां कभी खराब नहीं होती, ये सब हमने पढ़ा हुआ था। तो खेजड़ी के पेड़ की छाल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? दिल, या हृदय, या हार्ट, या फेफड़े, लंग्स, या पेट, स्टमक, या गुर्दा, किडनी? तो कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो वो है किडनी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन की मौलिक इकाई क्या है? जीवन की मौलिक इकाई क्या है? पानी है, हवा है, सेल या कोशिका है, या प्रकाश संश्लेषण है? तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका होती है, कोशिका से ही हमारा शरीर बना हुआ है। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या है? कौन एक झाड़ी का उदाहरण है? तुलसी, नींबू, गेहूं, अमरूद? तो झाड़ी का उदाहरण कौन सा है? नींबू का है। लोग तुलसी और नींबू में कंफ्यूज होंगे, लेकिन झाड़ी का उदाहरण है नींबू। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, कौन सा रात्रिचर प्राणी है? रात्रिचर प्राणी कौन सा है? केचुआ, गैंडा, बाघ, या स्लॉथ? तो इनमें से रात्रिचर प्राणी है स्लॉथ, जो 17 घंटे सोता है पेड़ की डाल से उल्टा लटक करके, बहुत ही आलसी होता है, वो रात्रिचर प्राणी है, उसका नाम है स्लॉथ। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? झंगोरे की खीर कहाँ के लोगों का प्रसिद्ध भोजन है? झंगोरा क्या होता है? झंगोरा एक प्रकार के चावल की किस्म होती है जिसकी खीर बनती है। तो कहाँ का प्रसिद्ध है? केरल का, या उत्तराखंड, या राजस्थान, या हिमाचल प्रदेश? तो कहाँ का प्रसिद्ध है? उत्तराखंड में लोग झंगोरे की खीर बनाते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में झंगोरे की खीर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को पक्षियों का द्वीप कहा जाता है? एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, या दक्षिण अमेरिका को? तो एशिया को पक्षियों का द्वीप कहा जाता है। किस द्वीप को पक्षियों का द्वीप बोलते हैं? एशिया महाद्वीप को पक्षियों का द्वीप कहा जाता है। ठीक, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन कौन सा? ये तो क्वेश्चन सीटेट में बहुत ही बार पूछा जाता है, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? उल्लू, तोता, मैना, कोयल? तो कौन सा पक्षी होता है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? वो होती है मैना। ठीक, उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन को बहुत पीछे तक घुमा सकता है, 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, लेकिन मैना जो होती है वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल की कमी होने पर मृत्यु हो जाती है? कितने प्रतिशत जल की कमी होने पर मृत्यु हो जाती है? 1%, 5%, 8%, 10%? तो कितने प्रतिशत जल की कमी होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी? तो वो 10% है। 10% जल की कमी होने से मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, अजगर कितने घंटे सोता है? 12 घंटे, 18 घंटे, 14 घंटे, या 16 घंटे? तो अजगर कितने घंटे सोता है? तो अजगर 18 घंटे सोता है। ठीक,
तो ये हो गए आज के क्वेश्चन जो हम आप लोग के लिए लेकर आए थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये कुछ 2 क्वेश्चन हैं होमवर्क में, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि वह कौन-सा जीव है जो शिकार को दफन कर देता है और फिर भूख लगने पर उसे वापस खाता है? ये 4 ऑप्शन हैं, शेर है या बाघ है या भालू है या स्लॉथ है। तो इन चारों में से एक ऑप्शन सही होगा, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस समूह में स्थान दिया गया है? पहली और दूसरी कक्षा, तीसरी से 5वीं कक्षा, छठी से 8वीं कक्षा या 9वीं और 10वीं कक्षा? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, आप लोग के लिए यूज़फुल होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटेट में हर बार आते हैं, इसलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए हमने आप लोगों को ऊपर बताया कि ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में सांगपो कहते हैं, लेकिन ये गलत है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को देहांग के नाम से जाने जाते हैं। सॉरी, वो फ्लो में निकल गया सांगपो, तो देहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।